स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़िया के बारे में पढ़ेंगे और इसके रचयिता हैं कामता नाथ जी। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पार्ट को अच्छे से पढ़ा और समझा भी है कि बदलू जो गांव का एक जो चूड़िया बनाने का काम करता था और उसके साथ जो हमारे पार्ट में जो एक मुख्य पात्र हैं, एक छोटा बालक जिन्होंने एक गांव की एक स्थिति का वर्णन जो है हमारे पाठ के अंदर किया था। और हमने ये देखा था कि किस तरह से वह जो बचपन में उनके पास जाया करता, बदलू के पास जाया करता था और उनके लाख से बनी हुई गोलियां लेता था। यानी कि बदलू का गांव में लाख से बनी चूड़ियों का कारोबार होता है, यानी छोटा एक उद्योग होता है और लगभग लगभग गांव और आसपास के गांवों से भी महिलाएं उनकी बनाई हुई चूड़ियों को पहनते थे। तो यहाँ तक उसका जीवन बड़े अच्छे से व्यतीत होता था। फिर हमने पाठ के मूल भाव को जानने की कोशिश की थी। उसमें ये देखा था कि जो लघु कुटीर उद्योग थे, धीरे धीरे मशीन युग के आने के कारण वो क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे बंद से होते जा रहे हैं, जो कि पाठ का एक मूल विषय है और एक आज के समय का ऐसे परिवारों के, ऐसे लोगों के लिए भी चिंता का विषय सा बन गया है। तो हमने ये देखा था अभी तक की कहानी में कि जो लेखक होता है वो बचपन में अपने मामा के गांव जाया करता था और वहाँ अधिकतर समय जो है वो बदलू के पास ही बिताया करता था और दिन भर उसके बनाई हुई चूड़ियों को देखता था और उसके लिए जब शाम हो जाती थी तब उसके लिए गोलियां भी बनाकर उसे दे देता। जब वह वापस अपने गांव आता, अपने शहर आता और अपने दोस्तों को वह लाख की बनी हुई गोलियां यानी कांच गोलियां जो होती थी वह दिखाता था। आगे हमने जैसे देखा कि काफ़ी समय बीतता जाता है, जो बालक रहता है वह दूसरे शहर चल जाता है, यानी अपने मामा गांव से लगभग 8-10 साल दूर रहने के बाद जब वह दोबारा उस गांव आता है तो वह सब कुछ भूल चुका होता है, क्योंकि इतने समय दौरान बहुत सी चीज़ों को याद कर पाना मुश्किल भी होता है। तो जब वह वहाँ आता है, जब वह तो परिवर्तन देखता है कि महिलाओं के हाथ में कांच की चूड़ियाँ नजर आती है, लाख की दिखाई ही नहीं देती है। फिर वह अपने मामा घर में देखता है कि वो जो मामा की लड़की जब गिरती है तो उसके लाख की चूड़ी पहनी रहती है और वह टूटकर उसी के हाथ में लग जाती है। तब उसे सहसा याद आता है कि चूड़ियों से उसे बदलू का ध्यान आता है कि हाँ, बदलू काका जो थे बचपन में उनके पास जाया करता था, उनसे बनी हुई गोलियां लेता था और उनके काम को देखा करता था। तो वह अनायास ही उनके पास मिलने चला जाता है। तो इस बीच हमने ये भी देखा था कि जो बदलू था वह लाख की चूड़ियों के, जो भी अगर महिला स्त्री लाख की चूड़ियाँ पहनती थी वह उसे मन ही मन ईर्ष्या भी करता था। वो कारण था कि वह लाख की चूड़ियाँ उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियों को ना पहनना, और वह इसके कई तर्क भी देता था कि कांच की चूड़ियाँ जो होती है शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक होती है, अगर टूट के लग जाती है तो वह घाव भी दे देती है। तो और एक खास बात हमने ये भी जानी थी कि जब गांव में किसी नई लड़की की शादी होती थी तब वह अपनी चूड़ियाँ देने के लिए बहुत तक जिद पर अड़ जाता था। और एक स्वभाव में देखा था कभी वह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, लेकिन आमतौर पर जब शादी विवाह के मौके होते थे तो वह नई वधू के लिए अपने लाख की बनी हुई चूड़ियाँ देने की ही जिद करता था, क्योंकि उसके लिए उसे बहुत सारा अनाज और उसकी पत्नी के लिए वस्त्र वगैरह काफ़ी दिए जाते थे। इसके बाद जब वह वहाँ पहुँचता है, बालक जब उसके बदलू के पास पहुंचता है, काफ़ी अरसे बाद उसके पास जा रहा है, तो जब जाकर उसे अपना परिचय देता है तो उसे पहचान नहीं पाता है। फिर अपना परिचय जनार्दन के नाम से देकर जब उसे बताता है कि, तो बदलू उसे पहचान जाता है। फिर उसके काम के, उसके हालचाल पूछे जाते हैं। तब उसके काम के बारे में पूछता है कि उसे, क्योंकि जब बालक जब वहाँ जाया करता था तो उसे देखा करता है एक मच्छिया पर बैठे वह अपनी लाख की चूड़ियाँ बनाता था एक भट्टी में लाख को पिघलाने काम, तो वह दोनों उसे दिखाई नहीं देती। तो अनायास ही उसे पूछ बैठता है। तो वह बालू काका उससे बताते हैं कि अब वह काम धंधा क्या हो गया, बंद हो गया। कई साल से उन्होंने काम धंधा बंद कर दिया है। अब उनकी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछता भी नहीं है। गांव गांव में किसका कांच का प्रचार हो गया है। वो कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है कि मशीन युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं और जो फिर सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। लेकिन आगे बालक कहता है कि लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, नाजुक। तो फिर आगे वह जवाब देते हैं कि नाजुक तो फिर भी होता है लला। कहते कहते उसे खांसी आ जाती है और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, क्योंकि एक समय के बाद से, क्योंकि वह अपनी अवस्था में, वृद्धावस्था में जो पहुंच चुका था, तो इसके साथ साथ काफ़ी उसे शारीरिक समस्याएं भी आने लगी थी और एक अवस्था जो वृद्धावस्था की निशानी है उसके शरीर से काफ़ी दिखने लगी थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है।
ये महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, कोई बहुत बड़ा दुःख गहरा भाव छिपा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। जैसा कि हमने पार्ट से पहले भी बात की थी कि इस मशीन युग के आने से एक मशीन ने कितने लोगों को क्या कर दिया, बेरोज़गार कर दिया। यानी कई लोगों का काम जो है एक मशीन कर देती है। इसके साथ हमने देखा कि कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, यानी दोनों के बीच वाद थोड़ा बंद हो जाता है तो फिर वो शांति है। तो अब वह दूसरी बात करता है कि आम की फसल कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। यानी वह चाहता था कि उसके विषय में पूछा जाए। जब बालक ने से पूछा तो उसका बड़े अच्छे तरीके से उसका जवाब देता है और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। क्योंकि हमने देखा था कि जब वो बच्चा वहाँ जाया करता था तो उसे, जब वह वहाँ बैठा रहता था, उसे खाने के लिए आम भी देता था। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो यानी जब बच्चा उसे कहता है कि मैं खा चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो वल्लू काका उसे खिलाने की जिद करते हैं। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो आगे भी उत्साह है। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। तो आगे काका ने जवाब देते गया, वाह वाह, और वह हंस पड़ता है। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसके चौगुने आम एक बखत में खा जाते। यानी एक वक्त में जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब तुम इतने सारे आम एक साथ खा जाता था। लेकिन शहरी क्या नहीं, कि ग्रामीण और शहरी जीवन में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ की जो शहरी जीवन होता है उसमें थोड़ा हम सब व्यस्त जीवन व्यतीत करते हैं। तो हम यहाँ में थोड़ा खाने पीने में भी क्या रहते हैं, थोड़ा परहेज करते हैं, या फिर इतना ज़्यादातर हम खा नहीं पाते हैं। ग्रामीण जीवन रहता है पूरा मेहनत कष्ट से भरा रहता है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं अधिकतर मात्रा में इन चीज़ों को सेवन भी कर लेते हैं। आप लोगों की बात हो रहे हैं, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लगकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाई पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, यानी काफ़ी अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, ये आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने ये जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बल्लू ने हार हार कर भी हार नहीं मानी। यानी वह अपने व्यवसाय से कभी समझौता नहीं कर पाया। क्योंकि एक इतनी मेहनत से जब वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था और जब इसे कम मूल्य में जब जमींदार ने उसे खरीदना चाहा तो उसने उसे मना कर दिया। क्योंकि वह अपने समझौते से कभी, अपने व्यवसाय से कभी समझौता नहीं करना चाहता। क्योंकि जिस चीज़ों को बनाता था उसके बदले उसे इतना आय या इतनी वो उसकी आशा रखता था कि मुझे इसके बदले जो है उचित मूल्य इसका मिलेगा। लेकिन जब देखा कि समय परिवर्तन हो गया था, अब लाख की चूड़ियों के बजाय जब समय के साथ या अब जो लोग हैं या जो शहरों के लोग हैं या गाँव में भी है, अब जो महिलाएं होती है वो लाख की चूड़ियाँ पहनना ही ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हुए माहौल में भी उसने अपने व्यवसाय से समझौता नहीं करता है। तो वह इसे चूड़ियाँ देने से मना कर देता है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। जो हम ये बात देख रहे थे इसमें, कि उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया था कि इतना मतलब ऐसा है कि एक तो सरल व्यक्ति है और दूसरा हम उसकी विशेषता है कि अपने कर्म के प्रति तत्पर रहता है। और जो जिन चीज़ों का, जिन लाख की चूड़ियाँ जो बनाता था, उसका जो पेशा था उसे बड़े अच्छे ही ढंग से वो करता था। तो ये थी हमारी कहानी लाख की चूड़ियाँ कामता नाथ जी की, जो हमें प्राचीन बदलते मशीनी युग में जितने भी ऐसे व्यवसायहीन जो लोग हुए हैं उनकी एक ज़िंदगी को, उनकी एक कहानी को हमारे सामने बयां करती है। आगे हम प्रश्नों की बात करते हैं। तो आपके यहाँ पहला प्रश्न है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो हमने ये देखा था कि जो बालक है, लेखक जो थे अपने मामा के गांव बड़े चाव से जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको
कांच की गोलियां बनाने जो थी वो उसको लाने के लिए जाते थे, और जो बदलू था उसके पास बनवाने के लिए जाते थे। और दूसरा ये है कि बदलू को बदलू मामा नहीं कहकर काका क्यों कहता था, क्योंकि जो हमने एक बात कही थी ग्रामीण हमारे यहाँ जो हमारे जो संस्कार होते हैं या हमारे एक परिवेश में हम जो मानते हैं हिस्सा, कि जो मामा के गांव से नानी के गांव से जो होता है उन्हें अधिकतर लोग जो है मामा ही कहते हैं। लेकिन वहाँ के जब मैं मामा के गांव जाता था वहाँ अधिकतर बच्चे जो थे बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे। इस कारण से जो है सुनते करने के कारण जो लेखक हैं वो भी बदलू मामा को मामा ने कहकर उसे बबलू बदलू काका के नाम से पुकारते थे। दूसरा प्रश्न है कि वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो हमने इसके बारे में देखा था कि वस्तु विनिमय क्या होता है कि एक वस्तु को देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु को खरीदना, तो ये एक तो क्या कहलाती है, वस्तु विनिमय। और इसकी पद्धति के बारे में देखें कि उसमें हमने ये बात करी थी कि आखिर ये वस्तु विनिमय जो है किस तरीके से किया जाता था। तो यानी कोई भी वस्तु जब किसी को दी जाती थी उसके मूल्य का, यानी कि जैसे मान लो उसने किसी ने अनाज बेचा है तो उस अनाज के मूल्य का जो दूसरी वस्तु होगी उसको खरीदना। तो ये पद्धति चलती थी कि जैसे ये नहीं कि 1 किलो अनाज के बदले 1 किलो सोना, तो ये तो नहीं हो सकता था। तो ये होता था कि 1 किलो जैसे अनाज है तो अनाज के बदले जो 1 किलो अनाज का जो मूल्य लगेगा उस मूल्य के बदलू उसे उस वस्तु का मूल्य भी उसे देना पड़ता था, यानी वस्तु के बदले बदलू उसे मिल जाती थी। आगे है तीसरा प्रश्न कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यवस्था की ओर संकेत किया है। क्योंकि जो हमारे पाठ का मूल विषय है, जो लेखक ने हमें इस युग के मशीनी युग के बारे में जो हमारा ध्यान आकर्षित किया था कि मशीनी युग के आने के कारण या मशीनों के आने के कारण कई ऐसे छोटे मोटे रोजगार, कई ऐसे लोगों के रोजगार जो हैं उसके आने से छिन से गए हैं। तो यानी इस बात की, इस व्यथा को हमारे सामने उन्होंने बड़े ही रोचक तरीके से कहानी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। चौथा प्रश्न है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। क्योंकि ये था कि मशीन युग के आने के कारण जो बदलू का व्यवसाय था वो पूरी तरीके से क्या हो चुका था, ठप सा हो चुका था। यानी कांच की चूड़ियाँ जो थी वो महिलाओं ने काफ़ी पहनना पसंद कर दिया था और लाख का मूल्य घट सा गया था, यानी लाख की बनी हुई चूड़ियों को कोई पहनना पसंद नहीं करती थी। आगे है पाँचवा प्रश्न कि मशीन युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। जो हमने पाठ के अंतिम चरणों में पढ़ा था कि उसके मतलब उसका जो जीवन है पूरी तरीके से बदल सा गया था। अब वह पहले की तरह काम, अपने पुराने काम को नहीं कर पाता है। अब उसके काफ़ी मानसिक दबाव होने के कारण उसकी अवस्था ने उसको बिल्कुल सा जकड़ सा लिया है। अब न तो वह उसके लिए, न तो वह अपनी गायों को भी पाल सकता था। अब जैसी स्थिति है कि वह जो कुछ मिल पा रहा है उसी से अपना जीवन यापन कर रहा है। तो ये थे आपके 5 प्रश्न को, और आपको इसमें से केवल 5 प्रश्न ही करने हैं और पाठ आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसकी क्वेश्चन आंसर जरूर करें। धन्यवाद।